Good afternoon, students. In previous video, we will discuss the introduction of socialism in Europe. Okay. In this video, we will discuss in detail three different types: liberal, radicals, and conservative groups. Okay. इन सभी ग्रुप्स के जो लिबरल, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव ग्रुप से बिलोंग करने वाले पीपल थे, इन सभी की जो थॉट थिंकिंग थी वो डिफरेंट थी। वो एक दूसरे से अलग सोच रखते थे। मतलब अब देखिए, हमने देखा था कि ये सोसाइटी में चेंज तो लाना चाहते थे, ठीक है, पॉलिटिकली, सोशली। ये यूरोप के अंदर यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करने वाले ये पर्सन चेंज लाना चाहते थे, बट ये जो चेंज लाना चाहते थे वो डिफरेंट वे से लाना चाहते थे। मतलब लिबरल डिफरेंट वे से, रेडिकल्स अपने वे से, कंजर्वेटिव अपने वे से। तो ये तीनों ही ग्रुप डिफरेंट वे से जो है चेंज लाना चाहते थे सोसाइटी के अंदर। अब बात करते हैं लिबरल की। लिबरल कैसे चेंज लाना चाहते थे, लिबरल का क्या मानना था। लिबरल्स looked to change society and they wanted tolerance towards all religion। अब जो लिबरल ग्रुप था वो सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करने पर स्ट्रेस देता था। इनका मानना था कि जो सोसाइटी है उसमें चेंज आना चाहिए और सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। क्यों ऐसा मानते थे? क्योंकि 19 और 20th सेंचुरी में यूरोप में क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन था उसका डोमिनेशन था। डोमिनेटेड जो अगर रिलीजन की बात करें तो वो क्रिश्चियन जो रिलीजन था वो डोमिनेट था। तो इसीलिए वो सब चाहते थे कि जैसा कि आपने फ्रांस के अंदर देखा था, क्लर्जी जो था वो क्रिश्चियनसी से ही रिलेटेड था, ठीक है। तो चर्च का डोमिनेशन था। तो इसीलिए यूरोपियन जो ये लिबरल, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स, इस तरह के जो ग्रुप थे, उनमें से जो लिबरल ग्रुप था वो ये मानता था क्रिश्चियनिटी को ख़त्म करके सभी रिलीजन को इक्वली स्टेटस दिया जाए। लिबरल अपोज्ड एब्सोल्यूट पावर इंजॉयड बाय द मोस्ट ऑफ द मोनार्क इन यूरोप। अब जो ये लिबरल ग्रुप था, ये वहाँ पर जो मोनार्क ग्रुप था, मोनार्क ग्रुप को जो एब्सोल्यूट पावर, मतलब जो निरंकुश असीमित शक्तियाँ, पावर मिली हुई थी, जिन्हें वो इंजॉय करता था, जिन्हें वो अधिकार मिले हुए थे यूरोप के अंदर मोनार्क्स को, उन सभी को अपोज करता था। मतलब उनके अपोजिट था, वो उन सभी के अगेंस्ट था। वो नहीं चाहते थे लिबरल ग्रुप के पर्सन्स की मोनार्की गवर्नमेंट को वो सभी पावर मिले। दे फेवर्ड फॉर सेफगार्ड ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड एडवोकेटेड डेमोक्रेटिक सेटअप। ओके, अब ये इनका मानना क्या था लिबरल ग्रुप का? ये इंडिविजुअल राइट्स को फोकस करते थे। ये कहते थे कि इंडिविजुअली राइट्स सभी को मिलने चाहिए, और ऐसे इंडिविजुअली राइट मीन्स कैसे, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट के थ्रू राइट दिए जाते हैं अपने सिटीजन्स को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप हो जानी चाहिए। इनका ये मानना था लिबरल का। दे फेवर्ड अ वेल ट्रेन्ड ऑटोनमस जुडिशरी। ये जो लिबरल ग्रुप था ये जुडिशरी को भी इम्पोर्टेंस देता था कि जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर एक ट्रेंड जुडिशरी होती है जस्टिस के लिए, इसी तरह से अब यूरोप में भी इस तरह की जुडिशरी हो जानी चाहिए। वो भी ये चाहते थे लिबरल ग्रुप। अब बात करें डेमोक्रेटिक, ये लिबरल ग्रुप जो थे डेमोक्रेटिक एक्चुअल में थे या नहीं? दे कैन नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेट्स एज दे डिड नॉट फेवर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब देखिए, इस ग्रुप को हम ये नहीं कॉल कर सकते कि ये पूर्ण रूप से डेमोक्रेटिक व्यूज से रिलेटेड थे। मतलब इनकी जो विचार, इनकी जो थिंकिंग थी वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं थी। डेमोक्रेटिक क्या होते हैं? जो पीपल्स को, सभी पीपल्स को इक्वली राइट देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये राइट, वोट देने का जो राइट था ना, राइट टू वोट, वोट देने का जो राइट था वो सिर्फ किसको देते थे? वो ये राइट जो है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर तो सभी को वोटिंग का राइट मिलता है, लेकिन ये सभी सिर्फ उन पर्सन्स को राइट देना चाहते थे वोट का जो मैन थे, और मैन भी कौन? जो जिनके पास प्रॉपर्टी थी। तो ये वुमेन को राइट नहीं देते थे। इसीलिए इन लिबरल ग्रुप्स को ये नहीं कहा जा सकता कि डेमोक्रेटिक थिंकिंग, पूरी तरह से इनकी डेमोक्रेटिक थिंकिंग थी और पूरी तरह से डेमोक्रेटिक चेंजेस लाना चाहते थे। ओके,
नेक्स्ट हम रीड करेंगे रेडिकल ग्रुप के बारे में। अब आता है हमारा रेडिकल ग्रुप। देखिए बच्चे, रेडिकल ग्रुप्स के लोगों की सोच क्या थी। दे सपोर्टेड विमेंस राइट एंड ऑर्गेनाइज द वेरियस सफ्रेजेट मूवमेंट्स। अब ये जो रेडिकल्स ग्रुप के लोग थे, इनका मानना था कि जो भी चेंजेस है ना, वो रेडिकली मतलब इमीडिएटली एकदम से अचानक से जल्दी से चेंज आ जाए। मतलब रात को अगर मोनार्की गवर्नमेंट थी तो सुबह उठें तो हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिले, ठीक है। तो ये एकदम से इमीडिएटली चेंज चाहते थे ये। और ये वीमेन को वोटिंग देने के मतलब ये वीमेन के वोट देने के राइट में भी फेवर में भी थे। रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच द गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्री पॉपुलेशन। रेडिकल्स जो है किसको स्ट्रेस देते थे, मतलब किसको चाहते थे, किस तरह की गवर्नमेंट जो पॉपुलेशन के थ्रू चूज़ की गई हो। मतलब जिसने ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी गवर्नमेंट जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने फेवर किया हो, ठीक है। मेजॉरिटी मीन्स कंट्री के अंदर ज़्यादा लोगों ने जिसको फेवर किया हो, ऐसी गवर्नमेंट वो बनाना चाहते थे। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब रेडिकल ग्रुप जो था वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं था, लेकिन बट डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ इट इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। लेकिन ये प्रॉपर्टी कुछ लोगों के ही हाथ में रह जाए तो ये इसके फेवर में नहीं थे रेडिकल ग्रुप, ठीक है। मतलब जो मोनार्की था, मोनार्की गवर्नमेंट, उसके हाथों में सारी पावर और सारी प्रॉपर्टी थी, या जो कैपिटलिस्ट थे, पूंजीपति थे, उनके हाथों में सब, मतलब उनके हाथों में ही सारी प्रॉपर्टी और लैंड थी। तो इसीलिए वो इस तरह की पूंजीपतियों से, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी के वो अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में ही रह जाए, इसको वो फेवर नहीं करते थे रेडिकल ग्रुप, ठीक है। मतलब इनका मानना ये था कि जो भी रेडिकल ग्रुप का मानना ये था कि जो भी प्रॉपर्टी हो उस पर सभी का राइट हो। ये ना हो कि वो अपनी कैपेबिलिटी के बेसिस पे, अगर मान लो वो अर्न कर रही हैं तो उनको ये नहीं था कि उनकी ही प्रॉपर्टी रहे। उनको तो ये था कि प्रॉपर्टी जो है सभी के, एक कुछ लोगों के हाथों में ना होकर सभी के हाथों में हो, सभी का उस प्रॉपर्टी पर राइट हो। नेक्स्ट ग्रुप आता है कंजर्वेटिव। दे अपोज द व्यूज़ ऑफ रेडिकल एंड लिबरल्स। अब ये जो कंजर्वेटिव थे ये इन दोनों के अगेंस्ट थे, किसके, रेडिकल और लिबरल के। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंजर्वेटिव फेल्ट द नीड फॉर चेंज। अब देखिए बच्चे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो कंजर्वेटिव ग्रुप था उसे ये नीड हुई कि अब चेंज आ जाना चाहिए। बाय 19th सेंचुरी के बाद उन्होंने देखा आसपास कि अब चेंज आ जाना चाहिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। कंजर्वेटिव एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वाज नेसेसरी बट बिलीव्ड दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड। इनका मानना था कंजर्वेटिव ग्रुप का कि अगर प्रेजेंटली डिमांड करती है कंट्री कि कुछ चेंजेस आ जाने चाहिए, तो वक्त के साथ जो आवश्यक नेसेसरी चेंजेस हैं सिर्फ वही चेंज लाए जाएं, लेकिन जो पास्ट की हमारी थिंकिंग, पास्ट से रिलेटेड जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसे एकदम से ना ख़त्म किया जाए, बल्कि उसको भी रिस्पेक्ट करते हुए धीरे धीरे स्लो चेंजेस लेकर आएँ। ये कंजर्वेटिव ग्रुप का मानना था। ये ग्रेजुअली धीरे धीरे चेंज चाहते थे, रेडिकल इमीडिएटली चेंज चाहते थे, ओके। तो ये इन सभी में डिफरेंस था। अब आगे बात करते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। देखिए बच्चे, इंडस्ट्रियल क्या है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या है, इंडस्ट्रीज़ का लार्ज स्केल पर ओपन होना, ठीक है। अब जो वर्क हाथों बाय हैंड किया जाता था अब वो इंडस्ट्रीज़ में किया जा रहा था और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ चुका था। तो ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन न्यू सिटीज़, न्यू इंडस्ट्रियल रीजन्स एंड न्यू रेलवे लाइंस वर डेवलप्ड। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से नई नई सिटीज़ की फॉर्मेशन हुई। अब न्यू इंडस्ट्रियल रीजन मतलब जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ओपन हुई तो वहाँ उसके आसपास लोग अब जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए इंडस्ट्रीज़ की तरफ मूव करने लगे और इंडस्ट्रीज़ के आसपास रहने लगे। धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ वाले रीजन्स में पॉपुलेशन बढ़ने लगी एंड न्यू रेलवे लाइंस वर डेवलप्ड। अब देखिए इंडस्ट्रीज़ में बना जो गुड्स था, जो भी गुड्स थे, सामान था, उन्हें उस प्रोडक्ट को
एक्सपोर्ट भी करने की, इंपोर्ट करने की भी नीड पड़ती थी, तो उन सभी के लिए रेलवे लाइंस बिछाई गई। ठीक है। इट ब्रोट मैन एंड वीमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज ओपन होने की वजह से मैन, वीमेन, चिल्ड्रन इन सभी को फैक्ट्रीज में वर्क मिलने लगा। बट स्टिल द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन। लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम थी वो अभी भी कॉमन बनी हुई थी। पीपल वर फोर्स टू एक्सेप्ट लॉन्ग वर्किंग आवर्स। क्यों, क्या रीज़न था? देखिए, लोगों को मतलब ये फोर्स किया जाता था कि वो लंबे टाइम तक, मतलब उनके जो वर्किंग आवर्स थे वो लॉन्ग थे, बहुत ज़्यादा टाइम तक उन्हें वर्क करना पड़ता था। साथ में जो वेजेस थे, जो उन्हें पे किया जाता था उनके वर्क के बदले, वो भी बहुत ही कम दिया जाता था। उनका जो वेजेस था, वेतन, वो भी बहुत कम था। और उसके अलावा अर्बनाइजेशन, विद अर्बनाइजेशन हाउसिंग एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम्स वर ग्रोइंग। ठीक है। अब देखिए बच्चे, इंडस्ट्रीज़ ओपन होने की वजह से क्या हुआ? वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए गए। ठीक है। पुअर वेजेस था, मतलब बहुत कम वेतन दिया गया लेबरर्स को। अर्बनाइजेशन बढ़ गया। मतलब अर्बनाइजेशन मतलब क्या? जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की सर्च में पीपल विलेज से अर्बन एरिया की तरफ लार्ज स्केल पर मूव करते हैं, तो उसे अर्बनाइजेशन कॉल किया जाता है। तो अर्बनाइजेशन बढ़ गया था। हाउसिंग, अर्बनाइजेशन, अब मान लीजिए जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ होंगी, ठीक है, वहाँ लोग मूव करेंगे, तो वहीं पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी। अब जहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वहाँ हाउसिंग की, उन्हें रहने के लिए स्पेस भी कम पड़ेगा, तो स्पेस कहाँ से लाया जाएगा? और सैनिटेशन की प्रॉब्लम, अगर पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वहाँ लोग जो है एक ही घर में काफ़ी लोग रहेंगे, या उन्हें छोटे छोटे घरों में रहना पड़ेगा, अब जिसकी वजह से सैनिटेशन प्रॉब्लम होगी, मतलब स्वच्छता से रिलेटेड प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स जो है बढ़ने लगी इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के ओपन होने के बाद। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आउटब्रेक्स ऑफ नेशनलिस्ट, लिबरल एंड रेडिकल्स। जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा, लिबरल और रेडिकल्स के बारे में रीड किया। अब बात आती है नेशनलिस्ट की। नेशनलिस्ट मतलब जो नेशन के लिए वर्क करना चाहते हैं, अपने पूरे नेशन के सिटीजन्स के लिए वर्क करना चाहते हैं, सभी को अपना एक भाई बंधु समझते हैं, सभी को मतलब इक्वली, सभी के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी, या सभी के वेलफेयर से रिलेटेड वर्क करते हैं, पूरे नेशन के लिए वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी को हम एक नेशनलिस्ट कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये लिबरल, रेडिकल्स और इनके अलावा एक नेशनलिस्ट ग्रुप भी सामने आया जो नेशन के लिए वर्क करना चाहते थे। मैनी ऑफ द लिबरल्स एंड रेडिकल्स हैड देयर ओन प्रॉपर्टी एंड वर ऑल्सो एम्प्लॉयर्स। अब देखिए, बहुत सारे लिबरल और रेडिकल ग्रुप जो थे, उनकी खुद की प्रॉपर्टी थी। अब ये जो पर्सन थे, ये एम्प्लॉयर भी थे। एम्प्लॉयर का मतलब लोगों को वर्क देने का, काम देने का भी काम करते थे, क्योंकि इन्होंने इंडस्ट्रीज़ में ओपन पैसा लगाया हुआ था, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ के थ्रू जो भी वर्क मिल रहा था, इन्हीं के थ्रू मिल रहा था। दे हैड मेड देयर वेल्थ थ्रू इंडस्ट्रियल वेंचर्स और ट्रेड। इन्होंने जो भी वेल्थ अपनी अर्निंग की थी, कमाई थी, वो इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, इंडस्ट्रीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट करके, और ट्रेड, व्यापार के थ्रू। दे बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट। ये इंडस्ट्रीज़ के साथ, मतलब अपनी मनी जो उन्होंने लगाई, उसके साथ साथ ये इंडिविजुअली लेबर को भी जो है, लेबर की भी वैल्यू करते थे, मतलब लेबर को भी इम्पोर्टेंस देते थे कि अगर इंडिविजुअली एफर्ट्स ना हो तो उनकी अर्निंग नहीं हो सकती। लेबर एंड इंटरप्राइज, कोई भी इंडिविजुअल जो अपने एफर्ट्स करता है किसी भी वर्क को डेवलप्ड करने के लिए, लेबर हो गया, या इंटरप्राइज मतलब उनका जो स्किल है ना, नॉलेज है उनके पास वर्क को करने से रिलेटेड, तो उन सभी की वो वैल्यू समझते थे, उनकी भी रिस्पेक्ट करते थे। सम नेशनलिस्ट, लिबरल एंड रेडिकल्स वांटेड रिवोल्यूशनर्स। अब देखिए बच्चे, कुछ जो नेशनलिस्ट थे, वो लिबरल और रेडिकल्स, ये सभी क्या चाहते थे, मतलब कुछ नेशनलिस्ट, लिबरल और रेडिकल, ये सभी ये चाहते थे कि रिवोल्यूशन आ जाए, टू पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स एग्जिस्टिंग इन यूरोप इन 1815, कि 1815 में जो गवर्नमेंट प्रेजेंट थी उसको ख़त्म किया जा सके और उसको हटाकर कोई नई गवर्नमेंट आ जाए। ठीक है। अब देख सकते हो आप, हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था 1800
1804 से लेकर 1815 तक नेपोलियन बोनापार्ट जो थे उन्होंने रूल्ड किया। ठीक है, तो इट मीन्स उस टाइम पीरियड पर नेपोलियन थे, तो उन्हें हम इसको रशिया के साथ और अनदर जो यूरोपियन कंट्री हैं उनके साथ कोरिलेट करते हुए चलेंगे। तो उस टाइम पीरियड पर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उसको वो ख़त्म करना चाहते थे। कौन? नेशनलिस्ट, लिबरल और रेडिकल ग्रुप। ठीक है, इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया nationalists became revolutionaries and worked to overthrow existing monarchs। देखिए, अब जो फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया की बात करें, वहाँ पर जो नेशनलिस्ट थे वो रिवोल्यूशंस के थ्रू मोनार्की गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाहते थे, उसको उखाड़ फेंकना उसको बाहर निकालना चाहते थे, मतलब उसको ख़त्म करके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना चाहते थे। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रिवोल्यूशंस दैट वुड क्रिएट नेशंस वेयर ऑल सिटीजन वुड हैव इक्वल राइट। नेशनलिस्ट का मानना ये था कि रिवोल्यूशंस के थ्रू, रिवोल्यूशन के बाद नेशंस में जितने भी सिटीजन्स हैं सभी को इक्वल राइट मिल सकेंगे। मतलब मोनार्की गवर्नमेंट को ख़त्म करने के बाद ही सभी को इक्वली राइट मिल सकेंगे, सभी सिटीजन्स को। ये मानना था नेशनलिस्ट का। ठीक है, अब बात करते हैं आफ्टर 1815 जेस्पे मैजनी एन इटालियन नेशनलिस्ट। अगर हम बात करें 1815 के बाद, जो जेस्पे मैजनी थे वो एक इटालियन नेशनलिस्ट थे। इन्होंने कॉन्स्पायर्ड विद अदर्स टू फॉर्म इटली के अब देखियो, ये एक इटालियन नेशनलिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने एक कंस्पायर मतलब एक प्लान किया, अपना प्लॉट मतलब एक अपने इन्होंने मतलब प्लानिंग की कुछ इसी तरह के नेशनलिस्ट लीडर के साथ मिलकर, वेयर ऑल सिटीजन वुड हैव इक्वल राइट, कि ऐसे इटली में ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की जाए जहां पर सभी सिटीजन्स को इक्वली राइट मिल सकें, ऐसे सोसाइटी की जो है स्थापना की जाए। तो ये इन जेस्पे मैजनी का मानना था। तो आगे अगर नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी हमारी, उसमें हम डिस्कस करेंगे द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, किस तरह से यूरोप में सोशलिज्म आया। ओके बच्चे।